आपका चैप्टर नंबर 18 है ना, चैप्टर 18 सर कैलकुलस करा मैंने कैलकुलस से सारे मना कर रहे हैं है ना, कैलकुलस से क्योंकि बोल रहे हैं फॉर्मूले बोल रहे हैं है सारे ऐसे ही करा था तो सब है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, फिर कैलकुलस है ना, फिर कैलकुलस का एक पूरा पार्ट ले लेंगे है ना, टाइम भी लेगा वो काफी। देखो कोरिलेशन पढ़े आपका, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी जितने भी आपको ने पढ़ा, मीन मीडियन मोड सब एक ही वेरिएबल का पढ़ा। आपको xi गिवन था, fi गिवन था, fi xi निकाल दिया। अब यहाँ पे आपके दो डेटा गिवन होंगे, ये जो कोरिलेशन होता है इसमें दो होंगे, दो से ज्यादा होंगे रिलेशन, ठीक है, कंडीशन। तो यहाँ पर आपका एक टेबल है, पहले उस टेबल समझ लो, वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, टेबल बनाने के लिए आपको नहीं मिलेगा कि क्लास इंटरवल में आप इसका सॉल्व करो, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक इसका नाम जो होता है बेटे, एक होता है बाइवेरिएट डेटा कोरिलेशन करा रहा हूं, बाइवेरिएट डेटा। आप लोग टेबल देखोगे कि टेबल थोड़ा बड़ा है, यहाँ बना नहीं सकते हो, आप यहीं से समझ लो। देखो चैप्टर कौन सा है ये चैप्टर है आपका 18 और पेज नंबर है 18.1 18.1 पॉइंट 2 हां पॉइंट 2 है 18. सर एक पॉइंट का ठीक है। अब देखो बाइवेरिएट डेटा का मतलब क्या हुआ, बाइवेरिएट डेटा का मतलब ये हुआ यहाँ पे वेरिएबल जो होंगे वो दो होंगे, आपके बाई दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में दो वेरिएबल से ज्यादा नहीं है, आगे आप लोग पढ़ोगे आगे, और अगर इसका हम लोग पढ़ते हैं मैम कॉम में पढ़ेंगे है ना, वो आपको दो वेरिएबल से ज्यादा भी मिल सकते हैं रिलेट करना, ठीक। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल से ज्यादा नहीं मिलेगा सी फॉर्मेशन में, ठीक। बाइवेरिएट डेटा, तो बाइवेरिएट डेटा मतलब एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा, एक आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक टाइप का ग्राफ ड्रा होता है इसमें। ग्राफ हमारा कैसा हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, अगर इस तरीके से दो वेरिएबल का कंपेयर करें, दो वेरिएबल का कंपेयर करें तो कुछ ऐसा भी आ सकता है, कुछ स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, कुछ नीचे भी आ सकता है, ये सब चीज बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग बाइवेरिएट डेटा समझो क्या होता है बाइवेरिएट डेटा। देखो बाइवेरिएट डेटा के लिए आप लोगों के पास बुक, देखो सभी के पास बुक है, क्योंकि मेरा टेबल थोड़ा बड़ा है इसे बना नहीं सकता है ना, डेटा लिखूंगा तब तक पता चला 15-20 मिनट डेटा लिखने में लग जाएगा, और इसका आते तो नहीं एग्जाम में, बस आपको इंट्रोडक्शन कराना है, ये सब नहीं आता एग्जाम में, आपको इंट्रोडक्शन कराना है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोफिशिएंट निकालना, कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, या रैंक निकालना आता है, ये सब निकालने के बाद बस ज्यादा नहीं। देखो टेबल सभी के पास है, टेबल देख रहे हो 18.1। आप लोग देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास prepare the bivariate frequency table for the following data relating the marks in the statistics and mathematics। एक बात बताओ, आप लोगों ने पहले सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ा था, बहुत सारे डेटा होते थे आपके पास, 45, 10, 3 या मान लेते 40, इस तरह से बहुत सारे आपके डेटा होते थे है ना, और आपको यहाँ बताया जाता था कि भाई इसको फ्रीक्वेंसी लिखो, इसे अरेंज करके लिखो। तो कैसे लिखते थे, 3 आपका 1 टाइम है, 10 आपके पास कितने टाइम से 2 बार, ऐसे आपका 40 1 है, फिर आप 45 कितना 1 है, 35 कितना 1 है, ऐसे लिखते थे, डेटा ढूंढ के लिखते थे। वहां पे आपके पास एक ही होता था, एक ही कंडीशन होते थे, यहाँ पे आपके कितने मिलेंगे, 2 कंडीशन मिलेंगे। जैसे आपके पास बहुत सारे डेटा है, लो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे 20 है, 21 है, फिर 20 है, फिर 20 है, फिर 21 है, 40 है, फिर 50 है। इस तरह से आपको मैं बोलूँ कि भाई इसका लो बनाओ फ्रीक्वेंसी मतलब इसको आप अरेंज करके लिखो। तो कैसे करोगे आप, इसमें आप देखोगे जैसे मैंने बोला 10 कितनी बार है, काउंट करो, 1 2 और 2 बार है। फिर आप यहाँ पे 3 लिखते हो, 3 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। ऐसे आप 20 जब लिखोगे 1 2 3, 20 आपका 3 बार है ऐसे। तो यानी इसका मतलब हुआ 10 आपका 2 बार आया, 3 1 बार आया और 20 3 बार आया। तो ये जो आ रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, रोमन नंबर में लिखना है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। रोमन नंबर किस तरीके से होता है बेटे, आप लोग टेलीमार्क पढ़े होंगे नहीं, टेलीमार्क है, जैसे 4 हो जाएगा तो 5 के लिए काट देंगे, एक वर्ग बन जाएगा, फिर इस तरीके से मांगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे एक सिंपल फ्रीक्वेंसी पढ़े, मतलब सिंपल यहाँ पे डेटा एक ही वेरिएबल होता था और इसके अकॉर्डिंग आप लोग निकालते थे। यहाँ पे क्या है आपके 2, एक मैथमेटिक्स के मार्क्स है
और एक स्टैट्स के मार्क्स से। तो इसके मतलब कोरिलेशन आ गया। कोरिलेशन में हमेशा क्या होगा, दो रिलेशन मिलेगा आपका, एक एक्स एक वाई। ठीक, वैसे आपके सिलेबस में एक्स और वाई है, और भी होते हैं, जेड भी होते हैं, मतलब 3 3 4 4 5 5 रिलेशन भी होते हैं। तो क्या दो रिलेशन से ज्यादा अगर रिलेशन आता है तो कोरिलेशन नहीं होगा, तब भी कोरिलेशन होगा। मतलब मोर देन 2 या 2 अगर है तो आपको कोरिलेशन बन जाता है। ठीक है, अगर सिंपल एक ही रिलेशन है हमारा तो क्या होता है, वो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बाईवेरिएट डेटा के लिए दो फ्रीक्वेंसी देखेंगे। यहाँ पे किस तरीके से फ्रीक्वेंसी तैयार किया जाएगा, किस तरह से हमारा टेबल तैयार होगा, वो देखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स आपका कौन सा है, एक्स है, और मैथमेटिक्स क्या है, जो स्टैट्स है वो आपका क्या है, एक्स है, और मैथमेटिक्स क्या है, वाई है। क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे इसमें से आप लोग ऐसे लिखते थे 45 एक बार है, 10 आपका 2-3 बार है, तो इस तरह से आप टेली मार्क करते थे ना, ऐसे यहाँ पे टेली मार्क करना है। इसका टेली मार्क कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना। आपके पास टेबल देखा, पहले मुझे बताओ कि डेटा जो आपके पास लिखे हुए कितने हैं, जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक रो में 7 है, और कितने रो हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 49 और एक 50, यानी कि टोटल हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 50 हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब इन डेटा को हम लोग अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, पेज पलटना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अरेंज कर रखा है इन्होंने, 0 से 4 एक इंटरवल ले लिया है। आप लोग देखो यहाँ पे एक तरह से इस तरह से टेबल लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसे आपका टेबल दिया है। यहाँ लिखा है आपका मार्क्स इन मैथ, कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मार्क्स इन मैथ या तो आप ऐसे लिखो, और यहाँ पे आपका लिखा है मार्क्स इन स्टैट्स, ऐसे लिखा हुआ है। और इसको इस तरह से काट दिया, यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। इसका मतलब क्या हुआ, और फिर यहाँ पे कुछ इंटरवल बना दिया इन्होंने। इंटरवल जो बनाया आपका 0 से लेके 4 तक, 4 से लेके 8, 8 to 12, 12 to 16, और 16 to 20, ऐसे यहाँ पर है। 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4, और फिर आपका दिया गया है यहाँ पे 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, और 16 to 20, ये दिया ना। आ रहा समझ रहे? तो मार्क्स इन मैथ ध्यान से देखना बेटे, मार्क्स इन मैथ आपका हॉरिजॉन्टल मैंने ले लिया, और मार्क्स इन मैथ स्टैट्स को मैंने वर्टिकल ले लिया। ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, दो देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी दो जगह लिखना पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल भी लिखना पड़ रहा है, क्लास साइज जो है आपका इस तरह से भी लिखना पड़ रहा है, ऐसे भी लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको रिलेट कर रहे हो, मैथमेटिक्स और स्टैट्स को आप रिलेशन निकाल रहे हो कि क्या रिलेशन होगा। इंटरवल कितने रिलेशन है? इंटरवल देखो अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा। इन्होंने 0 से 4 अरेंज इसलिए किया है क्योंकि टोटल 50 है। आ रहा समझ में? उसमें मैक्सिमम नंबर इन्होंने देख लिया, मैक्सिमम नंबर एक में 19 है। जैसे देखो मैक्सिमम नंबर देखना 15 13 1 3, तो आपका x कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा कितना दिया है, देख लो 18 तक दिया है और ये 19 तक दिया है। x कोऑर्डिनेट आपका 18 है, y कोऑर्डिनेट आपका 19 है। ये देखो ये पेज, इसमें x कोऑर्डिनेट 15, y कोऑर्डिनेट 13, डेटा देखना x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3, मतलब x का मतलब क्या, स्टैट्स, y का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स। तो स्टैट्स का सबसे ज्यादा नंबर कितना है, 18। सबसे लास्ट वाले में सेकंड लाइन देखना, सबसे लास्ट वाली लाइन देखो 18 है कि नहीं है, बोलो। और इधर क्या है तुम्हारा 19 है। 18 और 19 से ज्यादा है क्या, नहीं है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आपको खुद अरेंज करना है। 19 है तो 19 है तो इसको एक काम करते हैं हम 1 ऐड कर लें, या फिर 18 कर लें, या तो 20 कर लें, और इसको इक्वली पार्ट्स में हम लोग 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, और 5 इसके वो बन गए, क्लास साइज बन गया। आ रहा समझ में? 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, और कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आ रहा समझ में? आपको क्यों समझना है, बस आप समझना बेटे। कैसे आप अरेंज करोगे, ध्यान से देखना। पहला डेटा क्या है 15,13, पहला डेटा क्या है आपका 15,13। ये टेबल इस तरह से बनाने को कभी नहीं आएगा, ये मत सोचना कभी आएगा टेबल, किसी भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ना कैसे है ये चीज। ये देखो 15,13। अब बताओ 15 का मतलब क्या हुआ गौरव,
ये 15 का मतलब क्या हुआ? स्टैट्स। और 13 क्या है? बेटे 15, 13 किस में आएगा आपका? स्टैट्स। स्टैट्स में कितना है? 15। तो 15 किस में आ रहा है? 12 से 16 वाले में। और क्या है दूसरा? 15 है। 15 है, 13। और 13 मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का कहां पर है? 12 से 16। और यहाँ पे आपका 12 से 16 ये वाला ये आया यहाँ पे। एक ऐसे टिक कर दिया है। ऐसे करना है। हाँ। अब देखो 1,3। 1 क्या है आपका? 1 आपका स्टैट्स है। 3 क्या है? मैथ है। तो 1 कहां पर होगा? स्टैट्स। स्टैट्स का है, स्टैट्स का है। और 3 यही पे आएगा। ऐसे मार्क करना है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। बोलो बेटे, देखना इस तरह से आपको मार्क करना है। कर लोगे अंशी? मार्क कर लोगे? मार्क करने की बात नहीं है, करने के लिए कभी करना भी मत, बस सोच लो कैसे करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलो एक और करके दिखाओ। 2,6 2,6 ये देखो मार्क कर रहा हूं मैं। 2,6 यानी 2 हमारा स्टैट से इसमें आएगा। और 6 हमारा किस में आ जाएगा? इसमें आएगा ना। इसमें आ गया। आएगा समझ में? ऐसे करने हैं। हाँ नहीं, ये 0 से 4 में 2 आ गया और इसमें 6 आ जाएगा। एक बार ऐसे काउंट, ऐसे आप ऐसे लगाओगे, मार्क लगाओगे, ऐसे मार्क लगाओगे। देखो लगा हुआ है, पहली मार्क लगा है ना। एक काउंटिंग फिर होगी इनकी। अब इनकी काउंटिंग हो गई, ध्यान से देखना। अब ऐसे ही बताओ मुझे, लोकेशन को समझ में आ गया? लोकेशन समझ में आने के बाद में जरा देखो एक बार, ये देखो टोटल। अब देखो टोटल कितना है बेटे? टोटल देखो कितना है? 0 से 4 वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है वो देखो कितने? 1 2 3 4 हो गया। फिर 4 5 10 11 12 हो गया। ऐसे 1 2 1 3 4 3 7 6 13 1 14 इस तरह से बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है। अब वर्टिकल वाली लाइन का टोटल करो। जब वर्टिकल लाइन का टोटल करोगे और इसका जो सम है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो सम और जो वर्टिकल लाइन का सम है 50 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें 50 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास डेटा 50 थे। ये समझ में आया कि नहीं आया? टेबल तो आपको बनाना नहीं, आपको समझना है। एग्जाम में कभी भी बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, टेबल समझ में आया कि नहीं? आ गया? टेबल आया कि नहीं आया? आ रहा है। अब देखना ध्यान से। अब इसमें आपका बेटे दो चीज होते हैं, एक तो होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है मार्जिनल, कभी कभी थ्योरी के एग्जाम में आता है, मार्जिनल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कोरिलेशन किसके किसके बीच में है, कितने डेटा है। x और y इक्वल 2 ही डेटा है। बोलो मार्जिनल क्या डिनोट करता है आपका? मार्जिनल ये डिनोट करेगा कि आपका इस डेटा में क्या क्या चीज है, एक मैथमेटिक्स है और एक स्टैट्स है। तो मार्जिनल कभी कभी आता है, मार्जिनल का हमारा कितनी वैल्यू है, मतलब कौन कौन सा है, रिलेशन बताओ। एक मैथमेटिक्स और स्टैट्स यानी 2, मार्जिनल हमेशा दो रिप्रेजेंट करेगा, 1 और 2 कंडीशन ही आएगा। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि मार्जिनल जो होगा वो आपका कितना, मतलब किसके किसके बीच में कोरिलेशन होगा, तो आप लोग बता सकते हो 2 वेरिएबल। मार्जिनल कितने के लिए होता है? 2 वेरिएबल के लिए होता है। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा ही बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स का कितना होगा, अब देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मैथ का कितना होगा, कैसे बनाओगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मैथ का और स्टैट्स का। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन केवल 2 ही का तो निकल सकता है, बताओ मुझे बेटे। मार्जिनल का मतलब क्या होगा? एडिशनल। जब हमारा इसमें 2 ही चीज है, मैथ और स्टैट्स 2 ही है और 2 ही मिलेगा आपको, 2 से ज्यादा, क्योंकि आप वेरिएबल ही 2 का पढ़ रहे हो तो आपको 2 मिलेगा। तो जब भी कभी मार्जिनल पूछेगा तो आप 2 यूनिट पे टिक करके आना, है ना? आ रहा समझ में? तो यहाँ पे आप लोग मार्जिनल, जैसे माने लिया मैथमेटिक्स, मैंने लिया मार्जिनल मैथमेटिक्स का आपको बनाना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाओगे मैथ का? क्लास साइज तो वही रहेगा आपका, क्लास साइज तो वही रहेगा, ये आपका क्लास साइज हो गया। मैथ का देखना, मैथ का कितना है बेटे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ का 4 है, 12 है, 14 है और 11 है और क्या है 9 है। आया समझ में? ये किसका आया? ये मार्जिनल किसका आया? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका आया आपका? ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये आया आपका मैथ का।
ऐसे स्टैट्स का बताओ, मार्जिनल स्टैट्स का बताना बेटे। स्टैट्स का क्या आएगा? 0 से 4, 4 से 8, 8 to 12, 12 to 16। नोट नहीं करना, बस समझना है, ये सब बातें नहीं एग्जाम में आपको केवल समझना है, थ्योरी समझना है, क्योंकि थ्योरी पे क्वेश्चन आता है। बात समझ में आया? फिर भी बोलोगे सर ये थ्योरी बताओ, तो जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो ये चीज आएगा, ये सारी चीजें थ्योरी में आएगा, ये सारी चीजें, ये सारा चीजें उसमें नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है? इसमें देखो इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स का बताना बेटे। स्टैट्स का बताओ कितना है? 3, 8, 15, 3, 8, 15, 15, 14, 10। ये आ गया, ये आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका आ गया? स्टैट्स का आ गया। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा उस सब्जेक्ट का, उस रिलेशन का, जो रिलेशन हमारे पास गिवन है, और दो रिलेशन से ज्यादा आपके पास नहीं होगा। तो आंसर आप 2 पे टिक करके आ जाना। आ रहा समझ में? अब देखो, अब एक दिया है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे कंडीशनल लगा रखा है, कंडीशनल का मतलब क्या? कोई ना कोई कंडीशन होगा तभी कंडीशनल नाम है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पूछा आपसे कि 8 से लेके 12 के बीच में, 8 से लेके 12 के बीच में आप स्टैट्स के मार्क्स लिखो, आप स्टैट्स के मार्क्स लिखो। बंद कर दो जल्दी से। हो गया? हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे, अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखना। मैंने बोला आपसे कि जो आपका ये टेबल बना है, ये टेबल कितने का बना है, कितने बाई का कितना है? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 20 एक तरफ, 0 से 4, 4 से 16, 16 से 12 से 16, 16 से 18, कितना है? 16 से 20। 5 इधर है, 5 इधर है, टोटल नंबर ऑफ रो 5, नंबर ऑफ कॉलम 5, 5 into 5 25 का हमारा ये ऑर्डर है। आ रहा समझ में? तो आपका इसमें कितने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे? 5 5 कितना हो गया? 10 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। कैसे? देखो, हर एक का अलग अलग। आप 0 से 4 का भी कंडीशनल बना सकते हो, आप 4 से 8 का भी कंडीशनल बना सकते हो, आप 8 से 12 का भी कंडीशनल बना सकते हो, आप 12 से 16 भी बना सकते हो, आप 16 से 20 भी कंडीशनल बना सकते हो। जैसे आपने मैथमेटिक्स का बनाया वैसे आप स्टैट्स का बना सकते हो। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। आ रहा समझ में? जैसे आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके 5 रो और 7 कॉलम है, 5 रो 7 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो 7 + 5 = कितना हो जाएगा? 12। आ रहा समझ में? इसमें नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 5 + 5 = 10। 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब क्वेश्चन ये उठा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे हैं? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर नाम होगा, एक कंडीशन गिवन होगा कि आप 0 से 4 का बनाओ, आप 8 से 12 का बनाओ, आप 4 से जो भी कंडीशन होगा वो बनाना है आपका। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैं बोल रहा हूँ आपसे 8 से 12 वाले का बनाना है आपको, ठीक है? अब 8 से 12 वाले बनाना है, लेकिन किसका? स्टैट्स का बनाना है। किसका? स्टैट्स का। तो जब स्टैट्स का बनाओगे तो मैथमेटिक्स वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स का बनाओगे तो स्टैट्स वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बोलो। अब जैसे मैं स्टैट्स वाले को बना रहा हूँ 8 से 12, अब स्टैट्स वाला कौन सा है? वर्टिकल है। स्टैट्स वाला कौन सा है? वर्टिकल। और मैथ्स वाला कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। ये देखो टेबल में लिखा है ना, मार्क्स इन मैथ। ये वाला जो टेबल है मार्क्स इन मैथ, ये आपका कैसा लिखा है? हॉरिजॉन्टल। और मार्क्स इन स्टैट्स ये क्या है? वर्टिकल। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 8 से लेके 12 वाला कंडीशनल में बनाना है। तो 8 से 12 में कौन कौन से आ रहे? देखो 2 5, देखो 4 3 1 बन रहा है। बना के नहीं बेटे? 8 से लेके 12 में देखो, 8 से लेके 12 वाले में आप स्टैट्स के मार्क्स देखो कितना है? 2 5 4 3। चलो मैं जिससे पूछूंगा बताना, तुम बताना। अंशी तुम बताना। 16 से 20 वाले में तुम मुझे स्टैट्स के मार्क्स का कंडीशनल बताना। 16 से 20 वाले में 0 1 1 5 3 0 बोलोगे। 0 बोलना है आपको, जो ब्लैंक है ना उसे 0 बोलना है, ठीक है? अच्छा आप ये बताओ, तुम बताना राहुल। यहाँ पे 12 to 16 वाले में मार्क्स इन मैथ का बताना है। मार्क्स इन मैथ का मुझे बताना। हाँ, मार्क्स इन मैथ।
तो जब मैथ का बोलूंगा तो स्टैट्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। मैं 0 पहले बोलोगे, 0 हाँ 1 3 2 5 आ रहा समझ में? मैथ्स का स्टैट से है, स्टैट से वाला है बेटे। और कंफ्यूजन हो गया। पहले मुझे बताओ मैथ्स का कहाँ लिखा हुआ है टेबल? मैथ्स से है ना, मैथ्स का मतलब ऐसे है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली लाइन मैथ्स है आपका, और ये वाली लाइन जो है ना स्टैट्स है। अब मैंने आपसे बोला कि मैथ का पहले मैं आपसे स्टैट्स पूछा कि आपको बताना इसमें 8 से लेके 12 तक स्टैट्स का इसका बताना है, स्टैट्स का बताना है। तो 8 से 12 तक स्टैट्स का कितना आएगा? देखो 2 5 4 3 1 आएगा बेटे। जो 16 से 20 का स्टैट्स का क्या होगा? 1 1 0 1 1 5 3 आ रहा ना। अब उल्टा मैं बोलूं कि 12 से 16 का आप बताओ मैथ के मार्क्स, 12 थ्रू 16 मैथ के बताना है। तो क्या 0 1 3 2 5 आ गया? ऐसे कर लोगे ना? तो देखो 0 जो नाम बोला है ना, अभी आपके थ्योरी में पूछेगा, आपसे थ्योरी में पूछेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सेल है, ये सेल बोलते हैं इसको, सेल क्या 0 हो सकता है? तो आप 0 पे टिक कर देना, 0 हो सकता है, क्योंकि ब्लैंक हो सकता है। जब वो चीज ब्लैंक होगा तो हम 0 कंसीडर करेंगे कि हमारा एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं आया, एक भी डेटा हमारा वहां पे नहीं है, तो 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया बेटे? तो ये बाइवेरिएट आप लोगों का ये बाइवेरिएट डेटा समझ में आ गया। बाइवेरिएट डेटा से आपका केवल थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगा। ठीक है? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस से भी आपका थ्योरी में पूछा जाएगा। अभी इसके बाद वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ठीक है? ये थ्योरी के क्वेश्चन है। कोरिलेशन एनालिसिस पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम लोग इनवर्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटे? पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? देखो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अब ये बताओ, कोरिलेशन हम लोग 2 वेरिएबल कहीं तो पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल का एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। एक अगर मेरा x है, अगर वो बढ़ेगा ना तो y भी बढ़ना चाहिए, अगर x मेरा घटेगा तो y भी घटना चाहिए। बात समझ में? डायरेक्ट मेथड में क्या होगा बेटे? अगर x मेरा बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए, x घटेगा तो y भी घटेगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे रेन का रिलेशन मान लो इसके साथ है सूरज और धूप का क्या रिलेशन है? सूरज ज्यादा ना लो ना धूप ज्यादा तेज आएगी, चलो बेटे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइट और वेट का ले रहा हूँ। ठीक है? हाइट और वेट का अच्छा एग्जांपल है, तुम्हारे बुक का एग्जांपल है हाइट और वेट। हाइट और वेट, हाइट हम जैसे जैसे हमारा बढ़ता है उसी अकॉर्डिंग वेट भी बढ़ता है। अब देखो अब सारे केस मत लेना, मैक्सिमम मेजॉरिटी देखो ना, होता है नहीं होता है। हाइट जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा वेट बढ़ेगा। बेटे एक दो मिल जाते हैं, बेटे एक दो मिल जाते हैं, उसको आप नहीं सोचोगे। ठीक है? चलो अच्छा है, बताओ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। गौरव, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। अब बेटे आप वैसे एग्जांपल मत लो ना जो नेगेटिव है, नेगेटिव एग्जांपल नहीं लेना है गौरव, नेगेटिव एग्जांपल नहीं लेना है। जो अब आपका कहीं प्रॉफिट, अगर आप लोग कहीं इन्वेस्ट करोगे तो सोच के करोगे हमें कुछ पैसा वापस मिलेगा, ये थोड़ी सोच के करोगे नहीं मुझे तो लॉस हो जाएगा, मैं तो लॉस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ऐसा सोचोगे कभी? सोचोगे? तुम तो ये सोचोगे भाई मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ तो इन फ्यूचर मुझे वो जो है कुछ पैसा बना के और एक्स्ट्रा मिले। बोलो तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का भी एक एग्जांपल मान लो। बात समझ में आया? अरे
गौरव ज्यादा एग्जांपल आपको इस पर हाइट और वेट का ही मिलता है या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में मिलता है, ठीक है। दूसरा देखना नेगेटिव कोरिलेशन, अगर x हमारा बढ़ेगा बेटे तो y घटेगा, या फिर x अगर घटेगा तो y आपका बढ़ेगा। अगर x हमारा बढ़ा तो y घटेगा और x अगर घटा तो y बढ़ेगा, इसीलिए इनवर्स इसको बोलते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे इस पे आप एग्जांपल ले लो, इंश्योरेंस कंपनी है वो आप क्लेम करते हो, इंश्योरेंस कंपनी में आप क्लेम करते हो, तो आप ये बताओ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका तो लॉस होगा, तो जो क्लेम करने वाला है उसका तो प्रॉफिट हुआ, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो उल्टा हुआ ना, नहीं समझ आ रहा है? तो इस पे हमारे कुछ प्राइस डिमांड देख लो, प्राइस डिमांड सबसे बेस्ट एग्जांपल। प्राइस डिमांड, अगर हम किसी आइटम्स का प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? बोलो। और अगर मान लेते हैं किसी का प्राइस हम कम कर दें तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अरे सेल लगता है, प्राइस कम करता है, आप फटाफट ऑर्डर करते चले जाते हैं। आ रहा समझ? तो प्राइस और डिमांड का एग्जांपल ले लो, इसमें बात समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा आपका, अगर मेरा कोई रिलेशन बढ़ रहा है तो दूसरा वाला घटना चाहिए, ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? अब बेटे इसके कुछ रूल हैं, कुछ हमारे डायग्राम है, कोई डायग्राम आपको समझना होगा। कुछ डायग्राम को हम लोग बोलते हैं स्कैटर डायग्राम, ठीक है? स्कैटर डायग्राम स्कैटर डायग्राम हाँ बेटे, आप लोग इसमें जो पढ़ने जा रहे हो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में, स्कैटर डायग्राम में कोरिलेशन हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। कोरिलेशन कोफिशिएंट पूरे चैप्टर में यही आपको पढ़ाया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका होता है r की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होता है। r की जो वैल्यू होगा स्मॉल r की वैल्यू, और स्मॉल r निकालते कैसे, अभी इसको भी सीखेंगे हम लोग। अभी हम लोग सीखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, अभी सीखेंगे, ठीक है? तो अभी ग्राफ आप लोग देख लो इसका, क्योंकि ग्राफ आपका थ्योरी में पूछा जाता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो स्मॉल r होता है बेटे, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। आ रहा समझ में? अब क्वेश्चन ये उठा, -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है, -1 और 1 के बीच में क्या आता है? 0 भी होता है। तो अगर हमारा टीवी गिर गो क्या हुआ? जैसे देखा एक कंडीशन है यहाँ पे, ये देखना बेटे, ध्यान से देखना। एक तो हमने पॉजिटिव ले लिया, एक हमने नेगेटिव ले लिया। देखो, अरे गौरव ये आपका नंबर लाइन होता है, ये नंबर लाइन है गौरव। यहाँ पे -1, यहाँ 0 और यहाँ 1। एक बार हम 0 से 1 के बीच में लेंगे। r की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा? अगर r की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा, हाँ मतलब 0.1 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी हम लेंगे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा बेटे, ऐसे जाएगा। आ रहा समझ में? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है? ये आपका x है, ये आपका y है। तो a भी इस तरीके से जा रहा है, a भी ऐसे बढ़ रहा है। प्राइस को अगर सॉरी प्राइस यहाँ पे हाइट को, जो हाइट है और वेट है, मान लो हाइट है वेट है, तो हाइट के अकॉर्डिंग में वेट भी हमारा चल रहा है साथ साथ। आ रहा समझ में? ठीक है? तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। बड़े 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे, कुछ भी हो सकता है। आ रहा समझ में? कुछ भी हो सकता है वो चीज। इसे हम एक चीज से और जानते हैं, इसे बोलते हैं लोअर टू अपर। और इससे नाम से और जानते हैं स्ट्रॉन्ग।
ध्यान से सुनना, अगर r की वैल्यू अंशिक r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, लोअर टू अपर होगा, लोअर टू अपर होगा, और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब नेगेटिव से 0 होगा, जब नेगेटिव 0 से लेके -1 के बीच में आएगा यानी नेगेटिव कोरिलेशन, इसका नाम है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन ये अपर टू लोअर होगा बेटे। तो कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ इसका, ये आएगा कुछ ग्राफ ऐसा ग्राफ आएगा, ये नीचे से आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। इसका जो ग्राफ है ना ऊपर से नीचे आएगा, मतलब प्राइस को अगर हमारा प्राइस हम बढ़ाएंगे तो डिमांड हमारा क्या होगा? घटेगा। और इसमें बस सोचना कि ये क्या है, इसके बीच में बहुत सारे हैं। असल में ये तो मैंने 2 का रिलेशन दिखाया है, 2 का जरूरी नहीं है, 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। असल में इसीलिए स्कैटर डायग्राम इसे बोलते हैं कि इसका और मतलब वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, फैला होगा इसमें, स्कैटर इसीलिए नाम है इसका। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन अपर टू लोअर आएगा और इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। बेटे ये सब आपके थ्योरी में पूछा जाएगा, फिर आप बोलोगे सर बताया नहीं, है ना? क्या सर? क्या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन ये आपके थ्योरी में आएगा, ये जितना नाम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि नेगेटिव कोरिलेशन अपर टू लोअर ऐसा दे देगा आपको थ्योरी में। अपर टू लोअर क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। लोअर टू अपर क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। 0 से 1 के बीच में r की वैल्यू है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जिसकी वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में होते हैं। असल में ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब आता है परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव में ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव है। इसमें बेटे आपका r की वैल्यू 1 के बराबर होगा। अगर r की वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। बात समझ में? ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है इस तरह से एक बनता है आपका, यहां से ऐसे आएगा, r की वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव बनेगा। और अगर हमारा कोई ऐसा रिलेशन बन रहा है जैसे कहीं सर्कल बन गया, आप जैसे ग्राफ बना रहे हैं बेटे, बात सुनना मेरी, ये समझ में आ रहा है ना? जैसे परफेक्ट पॉजिटिव कैसे बनेगा? एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे 1 लिया, x का 1 है, y भी बना गया, x2 लिया, y2 भी आ गया, x3 लिया, y भी 3 आ गया। असल में इसी तरीके से ये भी है और यहाँ पे अलग अलग है। जैसे x1 लिया ना तो y आपका क्या आ गया? 2 आ गया, 3 लिया तो 4 आ गया, मतलब इसी के साथ साथ बढ़ रहा है। बात समझे? तो यहाँ पे दोनों सेम है, एक ही लाइन पे चलेगा, ये एक ही लाइन पे चलेगा। अब जैसे मान लो x की वैल्यू 1 लिया, y कुछ और आ गया, फिर x की वैल्यू 2 लिया, y कुछ और आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं आपके, कुछ ऐसे आ रहे हैं। असल में यह सर्कल ऐसे बन गया आपका, ऐसे सर्कल बना दिया, कुछ इस तरीके से बनता हुआ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोरिलेशन 0 होगा। यहाँ कोरिलेशन आपका 0 होगा। जब कोई हमारा कर्व नहीं बनेगा, जैसे जब कोई लाइन नहीं होगा तो r की वैल्यू यहाँ पे आपका 0 बना लोगे, r इक्वल टू 0। चलो रोहित बताना, r0 हमारा कब होगा? कौन से कंडीशन में होगा? ऐसा क्या है कि आज हमें पता चल जाएगा r0 है? स्ट्रेट लाइन में कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब कुछ कर्व बन जाएगा, कुछ अजीब सा कर्व बन जाएगा, कुछ मतलब सर्कुलर बन जाएगा, कुछ पैराबोलिक बन जाएगा, कुछ मतलब अजीब गरीब मतलब बनेगा आपका कर्व। तो समझ लेना वहां कोरिलेशन 0 होगा।
अगर इस तरीके से हमारा जैसे ये सिंपल सी बात है, 1 आया तो दूसरा 4 आ गया, एक 5 आया तो दूसरा 10 आ गया, एक 3 आया दूसरा माइनस में आ गया, तो कुछ अजीब सा बन रहा है, कर्व का कुछ लोकेशन ही नहीं पता चल रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो हमारा इसमें हम नहीं निकाल सकते कि ये हमारा कौन सा कोरिलेशन होगा। बात समझ में आया? कोरिलेशन या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर एक बढ़ेगा या तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। और अगर ऐसा एक घट रहा है, एक टाइम के बाद घटा, फिर बढ़ने लगा, फिर घटा, फिर बढ़ने लगा, और फिर पता नहीं क्या हो रहा, फिर एक बार अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या होगा? कोरिलेशन 0 होगा बेटे। उस टाइम पे कोरिलेशन 0 होगा, r की वैल्यू 0 0 0। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ये तो आपका था थ्योरी का पार्ट। थ्योरी का पार्ट अब खत्म हुआ, अब हमारा स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल पार्ट। कितना टाइम बचा है? 4 बजे। 4 बजे से आपको डाउन हो जाएगा। हाँ, फिर है 12 मिनट, तब तक ये फॉर्मूला हो जाएगा। कार्ल पियर्सन सेकंड है हमारा। हाँ, मेरे पीछे पड़ चुके बाबू। कार्ल पियर्सन मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना? कौन सा सर? हाँ, ये आपके इकोनॉमिक्स के इन्होंने बहुत स्टैट्स में बहुत कुछ किया। आज स्टैट्स इन्हीं के ऊपर ये सारा इकोनॉमिक्स स्टैट्स जो इन्हीं के ऊपर वर्क करता है। जैसे फिजिक्स में न्यूटन ने बहुत कुछ दिया, अगर न्यूटन नहीं होते तो फिजिक्स नहीं होते, ऐसे कार्ल पियर्सन नहीं होते तो आज इकोनॉमिक्स नहीं होता, स्टैट्स नहीं होता आपका। ठीक है, फार्मूला में समझा रहा हूँ, याद भी करवाने का मैं तरीका बताऊंगा कि याद हो जाए आप लोगों को। सर आपने तो कल कहा था ऐसे चैप्टर पढ़ाओ जिसमें एक फॉर्मूला ना हो। वैसे है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जीपीएचपी कोवेरियंस x y प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या क्या है? मैं पूरा समझा रहा हूँ ये करके। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट n सिग्मा ये है ना, ऐसे घुमा ले। अभी तो गिर मिल जाएगा। हमें समझा रहा हूँ, अरे नोट कर लो। मैं सारा बताऊंगा। कोवेरियंस सीओवी कोवेरियंस कोवेरियंस भी बोल सकते हो, कोवेरियंस है।
ऐसा पूरे चैप्टर में इतने ही है, फिर ये कैसे कैसे लिखने? हाँ एक्सरसाइज के तुम तो एक्सरसाइज के अभी नहीं है, अभी और कोई फॉर्मूले है इसमें? इसमें है फॉर्मूले में इधर सुनो। अरे बेटे आवाज सुनो, अब मैं सब समझने की कोशिश करो। फॉर्मूला नोट हो गया? सर एक मिनट रुक जाओ। कौन सा बोल रहा? और भी ऐसे बेटे अभी एक टॉपिक हुआ है फॉर्मूले के लिए। सर जी कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं बताऊंगा तरीका बताऊंगा। तरीका कोवेरियंस से बेटे सीओवी कोवेरियंस। बहुत लोग कोवेरियंस भी बोलते हैं, कोवेरियंस भी बोल सकते हो, कोवेरियंस भी बोल सकते हो। देखो क्या बात है? हो गया? नोट कर ले बेटे। चलो समझना बेटे। रोहित एक बार समझ लो फॉर्मूले फटाफट, 2 मिनट लगेगा। ध्यान से देखना, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर ये कार्ल पियर्सन कौन है? कार्ल पियर्सन एक इकोनॉमिस्ट है आपके। हां डिमांड वगैरह होगा भाई कभी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, मैथ्स में तो पढ़ा नहीं होगा। सर ये कौन है? Who is this man? सर देखो आपको क्या कह रहे हैं देखना इधर सुनो बेटे। फॉर्मूले ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं याद हो पाएगा। सुन लो, बताओ सर। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कभी-कभी आपके एग्जाम में इतना ही पूछता है, कार्ल पियर्सन नहीं पूछता। एग्जाम में पूछेगा प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? सर ये चुप उधर पीछे तीन लोग बोल रहे हैं, इधर देखो। पता नहीं यार, देखो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एक्स वाई। जैसे दो वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई है, ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटे। इसका यूज जो है कोरिलेशन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई एस एक्स इंटू एस वाई। मैं आपसे बोलूंगा सुनो,
xy, कोवेरिएंस xy कैसे निकलेगा? कोवेरिएंस xy निकालने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे सिग्मा xy by n माइनस x बार y बार, ठीक है? सिग्मा xy by n x बार y बार, यानी कि अगर r आपको चाहिए स्मॉल r, तो स्मॉल r आप या तो इससे करो या तो इससे करो, बेस्ट आपके लिए कौन सा पड़ेगा? ये बेस्ट है। सुन लो, ये फार्मूला आपका बेस्ट है। अगर सारा डेटा मेरा गिवन है, मान लो हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ xy दे दिया, sx दे दिया, sy दे दिया और आपसे r पूछता है, तब तो ये फार्मूला आपके लिए अच्छा है। बात समझ में आया? मतलब इनमें से आपके पास 1 2 3 4 है वैल्यू, इन 4 में से कोई भी 3 पता है तो आपके लिए फार्मूला बेस्ट पड़ेगा। अगर हमारे पास डेटा पूरा नहीं है, हमारा समझे कोवेरिएंस इस तरीके से नहीं है, तो हमारे लिए फार्मूला इस सबसे बेस्ट है। बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, इस फार्मूले में आपको क्या क्या जरूरत है? इधर देखा रोहित, इस फार्मूले में आपको जरूरत क्या क्या है? इस r को निकालने के लिए आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस xy, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस xy। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस xy के लिए हमारा एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। sx क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो पीछे आप पढ़ चुके हो सेंट्रल टेंडेंसी में। स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फार्मूला है जो आप सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े, कोई अलग से फार्मूला नहीं आया, वही सेम फार्मूला है। सिग्मा x² by n माइनस x बार का होल स्क्वायर, सेम फार्मूला आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़े हो सेंट्रल टेंडेंसी में। ये x के लिए है और ये y के लिए है। यहाँ पे x है सारा, यहाँ पे y सारा है। आ रहा समझ में? बात समझे कि नहीं? ये फार्मूला कैसे याद करोगे? मेन तो ये है बेटे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले से कराए जाएंगे। आ रहा समझ में? मेन फार्मूला ये कैसे याद होगा? प्रवेशिका देखना कैसे याद करोगे, बहुत इजी मेथड है। n ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला थोड़ा सा याद करना, माइंड बनाना है आप। n सिग्मा xy माइनस सिग्मा अलग अलग, सिग्मा x सिग्मा y। अब नीचे वाला मैं आपको तरीका बता रहा हूँ नीचे याद करने का, नीचे वाला लिखने का तरीका बता रहा हूँ। सुनो, आप ऐसा करो, x और y को एक बार x लिख दो, y को एक बार x लिख दो बेटे, तो x into x कितना हो गया? x स्क्वायर, और सिग्मा x कितना हो गया? सिग्मा x स्क्वायर। देखो रूट में वही चीज है। आ रहा समझ में? ऐसे आप y के लिए कर सकते हो, y स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर, तो y के लिए याद करने का तरीका बता रहा था। आ रहा समझ? तो ऊपर वाला आपको लिखना है n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइडेड बाय ये वाला, ठीक है बेटे। वेरिएंस जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, आप लोग उसमें पढ़ चुके हो, सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं। x बार आपका मीन ऑफ x है, बार लग गया तो समझ लेना मीन है, y बार लग गया तो मीन ऑफ y है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको दो क्वेश्चन इसमें बता दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर लोग उसमें आएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डाउट पर, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये फार्मूला कहां पे यूज करोगे? ये फार्मूला ज्यादा जगह यूज मत करना। कहां पे यूज करना? जहां पे जैसे sx दे दिया, sy दे दिया, आपका r दे दिया और ये पूछ लिया, तब यूज करना है, नहीं तो हमेशा ये फार्मूला यूज करना। आ रहा है? ये शॉर्टकट भी पड़ेगा और जल्दी हो भी जाएगा, इसमें आप देखो टाइम लगेगा। नीचे वाला हां ये वाला फार्मूला, यही वाला फार्मूला सबसे ज्यादा यूज करना है, ठीक है। बस ठीक है। बोलते रहते हो पूरे दिन, पूरा टाइम बोलते रहते हो। देखो यहाँ पे मुस्कान चुप कर, सिग्मा x सिग्मा y ये तो कह रहा हूं नहीं सबकी बोलते नहीं किया। लो करो एक बार एग्जांपल नंबर बेटे 18.2 देखना। कौन सा सेट? 18.2 पेज नंबर 18.9
पेज नंबर 18.9 एग्जांपल नंबर 18.2 आप लोग देखो n की वैल्यू देखो क्या गिवन है n = 10 देख लो बुक में n = 10 सिग्मा xy 220 सिग्मा x² 200 सिग्मा y² 262 तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा r निकल जाएगा हां हाँ वो दीजिए कुछ ज्यादा है डिफिकल्ट है। अब देखो मैं आपको 18.3 बताने जा रहा हूँ ठीक है, तो 18.2 तो कर लोगे। डायरेक्ट फॉर्मूले में कुछ सारी वैल्यूज दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दिया हुआ है, ये पता है आपको, ये पता है, उठा के बस वैल्यू रखना है, आ गया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ 18.3 x गिवन है y गिवन है 2 3 5 5 6 8 9 8 8 6 5 3 बेटे इधर देखना फटाफट, ये आपका दे दिया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंफ्यूज मत हो जाना, तुरंत समझना स्मॉल r निकालना है, कार्ब रिएक्शन का है स्मॉल r असल में यही फार्मूला है। फार्मूला आपका क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या जरूरत है बेटे? अरे रोहित बोल, आपको जरूरत क्या क्या है फार्मूले के अकॉर्डिंग? फार्मूले के अकॉर्डिंग जो जरूरत है x y चाहिए, क्या चाहिए x y, फटाफट निकालो x y 18 क्या 18 24 40 30 30 24 ठीक है। अरे इनका इंक्वायर करो, चलो आप लोग निकालो फटाफट, चलो आप लोग खुद करो, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से करके दिखाओ, सॉल्व करो सभी। अरे लो क्या बेटा n के लिए डेटा काउंट कर लो कितने हैं? चलो फटाफट करके दिखाओ, आप लोग इस फार्मूले से करके दिखाओ कंप्लीट। बेटे n काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 n 6 है, करो। बट इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, नहीं वैसे तो हां सारे डेटा आपके पास है, बैठो मत, ऐसे बोलने से नहीं होता, करके देखो ना। हाँ अरे खुद से करोगे तभी सीखोगे, नहीं तो सीखोगे। मामला लिखा हुआ है आ सकता है कितना आ रहा है? बस
सिग्मा x हो गया, सिग्मा y हो गया, सिग्मा XY सर XY 166 ये नीचे देखो सर 29 39 166 वैल्यू पुट करोगे ये कितना है 166 सर आंसर 135.99 135.9963 बेटे r की वैल्यू निकालना है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। -1 और 1 के बीच में तो नहीं है। बेटे किसी के बीच में ही आना चाहिए। जो आपका आंसर है ना, अरे ठीक है माइनस और 1 के बीच में आना चाहिए। इससे बाहर जाएगा तो गलत है। समझ गया मैंने पहले बता दिया कोफिशिएंट का कोरिलेशन माइनस और 1 के बीच में होता है। डिवाइड नहीं करा मैंने ठीक है, -0.99267 हाँ सही है। -0.99 267 बस आ गया -0.99। कोफिशिएंट ही कह रहे हो कोफिशिएंट हमेशा 0 कैलकुलेशन में ठीक सारी कोफिशिएंट हमेशा बेटे -1 और 1 के बीच में आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया r लिखवाया था ना कंडीशन। अरे बेटे r पे मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया, आपको याद होना चाहिए -1 और 1 के बीच में। ठीक है, ये आपका टॉपिक एक फॉर्मूले का खत्म हो गया है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डाउट होना नहीं। ठीक है, इसको